तो इस वीडियो में डीएवी के I1 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए सिंपल लैंग्वेज में और बेटर रिप्रेजेंटेशन में। अभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सुबह से पढ़ना शुरू किया है, कल तक तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो इसमें ये असाइनमेंट जो दी गई थी मैम से वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए और एक क्वेश्चन ऐड किया है इसमें लास्ट ईयर का जो था इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डाटा इन आर। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के अगर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में डाल दो, मैं उस पर आज ही वीडियो बना के डाल दूँगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। Question 1. What are the key roles and stakeholder for successful analytical project? So the data analytical project सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, उसके लिए कोऑर्डिनेशन लगता है पीपल्स में, जैसे कि बिजनेस पीपल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स में। अगर रोल क्लियरली डिफाइंड हो तो प्रोजेक्ट सक्सीड होता है, अगर रोल्स अनक्लियर हो तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। जस्ट लाइक कि अपने को हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, मैनेजर, इन्वेस्टर ये सब की ज़रूरत लगती है। वैसे एनालिटिकल प्रोजेक्ट आल्सो नीड्स डिफरेंट रोल्स वर्किंग टुगेदर। सो इसका पहला रोल है बिजनेस स्टेक होल्डर्स और यूजर्स। ये एंड यूजर्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं और जो फाइनल रिजल्ट है उसको यूज़ करते हैं। तो उनका रोल है दे डिफाइन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, दे यूज़ फाइनल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स वो फाइनल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स यूज़ करते हैं और वो जो फाइनल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड है कैसे बनाए उस पर फीडबैक देते हैं जो भी रिजल्ट रहेगा उस पर। इसका एग्जांपल है कि एयरटेल कंपनी में सेल्स टीम को ये जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट ने ज़्यादा प्रॉफिट किया, तो फिर वो डैशबोर्ड्स को यूज़ करेगा जो एनालिटिकल टीम बनाएगी, मतलब वो होगा फाइनल यूज़र। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। ये क्या करते हैं कि फंडिंग को प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, जो भी फाइनल गोल्स रहेगा अपना वो अप्रूव करते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और फाइनल डिसीजंस लेते हैं। सो इसमें समझो कि हमने बनाया कि बैंक फ्रॉड डिटेक्शन प्रोजेक्ट, कि जिसमें जो बैंक डायरेक्टर होगा बैंक का वो अप्रूव करेगा बजट को, तो वो होगा स्पॉन्सर। मतलब जो हमारा बजट हमने डाला है वो जो सामने वाला कस्टमर का अप्रूव करेगा वो होगा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। तो वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा, अप्रूव करेगा प्रोजेक्ट गोल्स को और फाइनल बिजनेस डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि टाइम और टीम कंट्रोल को मैनेज करते हैं। जैसे कि वो टाइमलाइन को प्लान करेगा, असाइन करेगा टास्क को असाइन करेगा, मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस को, इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट जो है अपना एग्जैक्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो वो टीम कंट्रोल और टाइम को मैनेज करता है। इसका एग्जांपल है कि समझो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 3 मंथ्स की, तो मैनेजर इंश्योर करेगा कि 2 मंथ्स में डाटा कलेक्ट हो जाए, 1 मंथ में मॉडल बिल्ड हो जाए और फाइनल मंथ में टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है डाटा एनालिस्ट साइंटिस्ट। डाटा एनालिस्ट जो है वो एनालिसिस को प्रेजेंट करता है और जो डाटा साइंटिस्ट है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। अभी रोल ऑफ डाटा एनालिस्ट है कि वो क्लीन करता है डाटा को और एनालाइज करता है और रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस को बनाता है। जो रोल ऑफ डाटा साइंटिस्ट है वो बिल्ड करता है मशीन लर्निंग मॉडल की जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। एग्जांपल स्विगी में जो डाटा एनालिस्ट है वो चेक करेगा कि पास्ट डिलीवरी टाइम कितना लगा है, और जो डेटा साइंटिस्ट है वो एक मॉडल बिल्ड करेगा जो कि उस ऐप में ये प्रेडिक्ट करेगा कि डिलीवरी टाइम कितना लगता होगा, मतलब कितना लगेगा। नेक्स्ट है डाटा इंजीनियर। अभी ये डाटा बिल्डर होता है। इसका रोल होता है कि वो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करे, डाटा पाइपलाइंस बनाए और बड़े बड़े डाटाबेसेस को मैनेज करे। एग्जांपल कि वो कलेक्ट करते हैं डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक वेबसाइट डाटा, ऐप डाटा, कस्टमर ट्रांजैक्शंस डाटा एक सेंट्रल डाटाबेस पे। नेक्स्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, डाटा प्रेजेंट करता है। डाटा इंजीनियर ने डाटा कलेक्ट किया और बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा को प्रेजेंट करेगा, वो क्रिएट करेगा डैशबोर्ड्स को, प्रिपेयर करेगा विजुअल रिपोर्ट्स को और हेल्प करेगा मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। मतलब जो फाइनल डैशबोर्ड्स वगैरह है वो डाटा बिजनेस इंटेलिजेंस बनाता है।
एग्जांपल ये जो पावर बीआई का डैशबोर्ड है जो इसने बनाया वो दिखा रहा है कि मंथली सेल्स कितने हुए, रीजन वाइज प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रोथ का ट्रेंड कैसा था। लास्ट है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या करता है, डाटा को प्रोटेक्ट करता है। जैसे डाटा इंजीनियर ने डाटा कलेक्ट किया, बिजनेस इंटेलिजेंस ने डाटा को प्रेजेंट किया और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा को प्रोटेक्ट करता है। इट मैनेजेस डाटा सिक्योरिटी। ये यूज़र का एक्सेस कंट्रोल करता है, इंश्योर करता है कि डाटा की इंटीग्रिटी और बैकअप बना रहे। एग्जांपल हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट का डाटा सिक्योर रहे वो इंश्योर करता है और सिर्फ ऑथराइज्ड डॉक्टर ही डाटा रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए वो देखता है। और ये था फाइनल समरी की जिसमें फर्स्ट रोल है अपना बिजनेस स्टेक होल्डर का जो प्रॉब्लम देते हैं और फाइनल रिजल्ट को यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो कि मनी और अप्रूवल को मैनेज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि टाइम एंड टीम कंट्रोल करता है। डाटा एनालिस्ट प्रेजेंट करता है एनालिसिस को। डाटा साइंटिस्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। डाटा इंजीनियर डाटा को बिल्ड करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा को प्रेजेंट करता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन फेज ऑफ डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। तो डाटा एनालिटिक लाइफ साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि डाटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर प्लानिंग हो, करेक्ट एनालिसिस हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स हो और सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट हो। तो 6 फेजेस होते हैं डाटा एनालिटिक्स के लाइफ साइकिल में। पहला फेज़ है डिस्कवरी फेज़ जिसमें हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम, डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का गोल, आइडेंटिफाई करते हैं डाटा सोर्सेस एंड फिजिबिलिटी चेक करते हैं। एग्जांपल अगर कस्टमर कह रहा है कि कंपनी कह रही है कस्टमर जर्नी इज इंक्रीजिंग, तो फिर इन डिस्कवरी फेज में हम देखते हैं कि कस्टमर क्यों लीव कर रहे हैं, हमारे पास उसके लिए क्या डेटा है और व्हाट इज़ द गोल, जैसे कि रिड्यूस करेंगे चर्न को बाय 10%। फिर आता है डाटा प्रिपरेशन फेज। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, रिमूव करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ को, ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन एक्सेट्रा एनीथिंग जो कि डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर का डाटा में मिसिंग फ़ोन नंबर से गलत है, जैसे डुप्लीकेट एंट्रीज है, तो डाटा प्रिपरेशन में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल प्लानिंग फेज। इसमें हम मॉडल को प्लान करते हैं, जैसे कि टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, आर या पाइथन एटसेट्रा। और फिर मॉडल का अप्रोच प्लान करते हैं। इसका एग्जांपल है कि समझो प्रॉब्लम है प्रेडिक्शन की, तो क्या हम रिग्रेशन यूज़ करेंगे, क्या डिसीजन ट्री यूज़ करेंगे, क्या एसवीएम यूज़ करेंगे। तो टीम डिसाइड करते हैं कि बेस्ट मेथड कौन सी यूज़ करनी है। नेक्स्ट है मॉडल बिल्डिंग फेज। इसमें हम मॉडल को बिल्ड करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसकी एक्यूरेसी इवेल्यूएट करते हैं। एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन का मॉडल है, तो फिर हम उसको ट्रेन करेंगे विद 10,000 ईमेल्स, उसको न्यू ईमेल्स के साथ टेस्ट करेंगे और फिर उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेट रिजल्ट्स फेज। मतलब कि जो हमने बनाया है उसको जो यूज़र होगा उसके साथ पहले डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मतलब रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड्स बनाएंगे और जो रिजल्ट्स होगा वो हम स्टेक होल्डर्स मतलब कि यूज़र्स को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एग्जांपल कि इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्यूरेसी इज 92% हम उसको बोलेंगे द मॉडल विल करेक्टली डिटेक्ट फ्रॉड 9 आउट ऑफ 10 केसेस। अभी लास्ट 6th फेज है ऑपरेशनलाइज मतलब कि डिप्लॉयमेंट फेज। इसमें हम मॉडल को रियल सिस्टम में डिप्लॉय करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे और मेंटेन एंड अपडेट करेंगे मॉडल को। इसका एग्जांपल है कि फ्रॉड डिटेक्शन का जो मॉडल है वो हम बैंकिंग सिस्टम में ऐड करेंगे और फिर एवरी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी। समरी है कि डिस्कवरी फेज़ है, डाटा प्रिपरेशन फेज़ है, मॉडल प्लानिंग करते हैं, मॉडल को बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट को और फिर डिप्लॉय करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स इन पाइथन। डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स मतलब कि रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, जिससे हमें आसानी पड़े उसमें से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने में। मतलब इंस्टेड ऑफ 1000 रोज ऑफ डाटा पढ़ने से अच्छा अपन क्लियरली चार्ट से समझ सकते हैं एकदम ईजीली और इंस्टेंटली। पाइथन
प्रोवाइड करता है मेनी डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटी, पांडास। तो मेजर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में पहला है लाइन चार्ट ट्रेंड को शो करता है ओवर टाइम और ये कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है मंथली सेल्स ग्रोथ, टेम्परेचर चेंज ओवर ईयर। नेक्स्ट है बार चार्ट यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए कैटेगरीज़ को। ये डिफरेंस बिटवीन ग्रुप के बीच का डिफरेंस बताता है। एग्जांपल सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब ये बताता है कि न्यूमेरिकल डेटा कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये ग्रुप करता है डाटा को इंटरवल्स में। एग्जांपल बीन्स। एग्जांपल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर्स, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन इन कंपनी, मतलब कि 20 to 30 के बीच में कितने लोग हैं, तो वो ऐसे ग्रुप करता है। पाई चार्ट बताता है कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है, ये होता है ना ऐसा। पाई चार्ट डिस्प्लेस पार्ट टू होल रिलेशनशिप्स। इसका एक एग्जांपल है कि मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज, एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मंथली एक्सपेंसेस में रेंट का कितना एक्सपेंस है, 40% है, फूड का 30% है, ट्रैवल का 20% है, अदर्स का 10% ऐसा परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन बताता है। नेक्स्ट है स्कैटर प्लॉट। अभी इसको स्कैटर प्लॉट यूज़ किया जाता है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक को रिलेशन एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। एग्जांपल स्टडी और मार्क्स के बीच का रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और वर्सेस सेल्स का रिलेशन फाइंड करने के। नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट शो करता है कि डाटा कितना स्प्रेड है। ये मीडियन, क्वार्टाइल और आउटलायर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है कि सैलरी वेरिएशन इन डिपार्टमेंट्स, मार्क्स वेरिएशन इन क्लास, मतलब कि एवरेज मार्क्स से कितना वेरिएशन हो रहा है, कम ज़्यादा हो। हीट मैप शो करता है कोरिलेशन मैट्रिक्स, यूजेस कलर इंटेंसिटी, मतलब कि जो डिफरेंट टेबल्स है और रोज़ है वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, वो सब दिखाने के लिए। कोरिलेशन बिटवीन एज, इनकम, स्पेंडिंग, स्कोर एक्सेट्रा, मतलब कि जो फीचर्स है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिव, निगेटिव एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एरिया चार्ट। अब ये सिमिलर होता है लाइन चार्ट जैसा, लेकिन ये टोटल एरिया मतलब टोटल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ओवर टाइम, जैसे कि टोटल रेवेन्यू ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सेट्रा। और लाइब्रेरीज है जैसे कि मैटप्लॉटलिब, जो बेसिक प्लॉटिंग करती है, सीबॉर्न ये स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग करती है, प्लॉटली ये इंटरैक्टिव प्लॉट करता है, और पांडास ये क्विक बिल्ट इन प्लॉट्स करता है। Our next question is difference between matplotlib and seaborn. So the first point is level. Matplotlib is low level library and seaborn is high level library built on function. So matplotlib is base library and seaborn is built on matplotlib. Ease of use. So this is base library, that's why it requires more code. It is built on it, so it is easier and requires less code. Next point is design. So this is basic and simple, but Seaborn is more attractive and modern. Next point is default theme. Matplotlib supports plain theme, but Seaborn has built-in beautiful themes. Statistical plots. This has limited support for statistical plots, but Seaborn has strong support. Customization. Matplotlib is highly customizable, but Seaborn is less customizable compared to Matplotlib. Data handling works with arrays. Matplotlib works with arrays and it works with Pandas data frame. So let's take example of sales data visualization. So first using Matplotlib. So this needs more lines of code and we have to manually set labels, colors and grid. But in Seaborn, just one function call, automatic styling and better color themes. So our next question is, we have to create data frame named sales table and perform required tasks using base R functions. R is one coding language like Python, built specially for data visualization. So this table they have already provided, and in first step we have to create the data frame for this table.
So our code for creating the data frame, we named the data frame sales data, in which we use this function data dot frame for making the data frame. So next we will create first variable id, in which c in bracket, this is the syntax for method vectors. So we will pass the values for this variable. Next we will create this variable salesperson. Same, we will create vector by c in bracket and pass these values. So these are string, therefore we passed it in double quotes. Similarly for zone and item sold we will create, and for displaying data frame just write sales data. In part A, we using item sold column, we have to calculate mean, median, variance and standard deviation. So that is very simple R code for calculating this, because it provides built-in functions like mean, median, var for variance and standard deviation. So we just passed, we have to apply we have to calculate mean for item sold from sales data frame. So this is the syntax for writing. Similarly median, this is the data frame from which we have to calculate median for item sold column. Same for variance and standard deviation. Now we have to calculate minimum, maximum and range. For this also they provide built-in function. Similar like this, we will write mean, data frame and column, from column that we have to calculate mean. Similarly for max and range. In part B, they told us to calculate bar chart that looks like this something. So this is the R language code for bar chart. First, this method is used bar plot for plotting the bar chart, and in which we have to plot this for item sold column from sales data frame. So we will create names argument. The names will be taken from salesperson column of sales data frame. Next is color that we choose for this line bar graphs, light green. Main means item sold by salesperson, means this is the title that will be written here. Next is x label means this labels that salesperson, and here y label number of items sold. The next one is text function. This is used to place numbers or text on the bar graph, means this is bar graph, so we will place text like 25 items sold, 30 items sold, etc. For that this text is used, and the x is equal to 1:5 means it will take columns from 1 to 5, rows from 1 to 5. So, and in y the number will be taken from sales data items sold, means in y label that we get items for each row, so it will fetch from here the numbers. In label sales data from items sold, so the number will be taken from, means how big these numbers are taken from the label. And position of the values is equal to 3 means above text. Position is equal to 1 means below that bar graph. Position 2 means left side to bar graph, and position 3 means above, and position 4 means right. For now we have choose the above position. Our next and last question is describe data import and export in R. Data import and export means कि import bringing data from external sources into R, and exporting means saving R data into external files. In real world projects, data usually comes from CSV files, Excel sheets, databases and text files. So we will first see data import in R. The first type is import data from CSV file. This is most commonly used method, and the syntax is data and this read.csv, filename.csv in double quotes. Next is import Excel file. For importing data from Excel file, we need a library or package called package like read Excel. So we will install
that install.packages in double quotes read Excel, and we will put this package into library. So in library we add this read Excel. Now in syntax we can use data read / Excel and file name file.xlsx. This is data formatting stored in Excel. The next is importing from text files. So for importing in text files we use dot table, means table. So read dot table file name and header is equal to true. Header true enables the column names. Importing data from URL. So from URL we use CSV method only. So we add here URL data.csv, etc. Now data export in R. So the first method is export to CSV. We will write CSV, write.csv, the data present in R into output.csv file. Next is export to text file. For that we use write.table data into output.txt. Export without row names, means exporting without the name row names, write.csv data output.csv, and row names we will make it false. थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले एग्ज़ाम्स के अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और उनको कवर करना हो तो इस वीडियो के कमेंट में डाल दो। मैं नेक्स्ट आज ही शाम को उन पर वीडियो बना के डाल दूँगा कल के एग्ज़ाम के लिए।